हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2021 के, जिसमें दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और वीडियो को यार सारे बच्चों ने लाइक करना है। जैसे ही आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक जरूर कर दिया करें, और साथ ही साथ शेयर करना है अपने अलग अलग चैनल्स पे, अपने अलग अलग ग्रुप्स में, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप है चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप है, कहीं पे भी आप इसको शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आपने सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड लर्न टू लीड। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इसको वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इजी मेथड है, यहां से आप डाउनलोड करोगे और साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन करोगे। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, मतलब 12 महीने या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी कम है। एक बार मेरे कहने से आप इसको चेक जरूर करें, प्राइस जरूर देखें, लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी जो है वो करंट अफेयर के हम अंदर कर देंगे। और 90 से 95% करंट अफेयर जो है हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आता है, हमारी पीडीएफ और वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो यार हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, हम आपको दे रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में 3 सेक्शंस मिलेंगे। एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होगा पर्टिकुलर उस दिन का, एक में करंट अफेयर होंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर होगा वीकली सेक्शन। वीकली सेक्शन में भी 3 सेक्शन होंगे, जिसमें एक सेक्शन में डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे पर्टिकुलर उस वीक के, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, एक होगा क्विज सेक्शन जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट दे सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि इसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से करवाई जाएगी। जैसे कि अगर डिटेल्ड करंट अफेयर को पढ़ना है थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो आप इस पीडीएफ का यूज करोगे। फिर उसको रिवाइज करने के लिए आप क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज करोगे, मतलब जितने भी थ्योरेटिकल करंट अफेयर होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। फिर आपको दिए जाएंगे टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। एक होगा पॉकेट पीडीएफ थ्योरेटिकल फॉर्म में, 1 लाइनर 2 लाइनर में न्यूज को कवर करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज करो, और एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इसमें से रिवाइज करो। और इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जैसे कि टॉपिक वाइज पीडीएफ, जिसमें 20 तरह के टॉपिक्स अलग अलग पीडीएफ में कवर किए जाएंगे, ताकि यार आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा वीक है, तो यहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो और आसानी से यहां से आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो अलग अलग तरह के टॉपिक आपको यहां से दिख जाएंगे। एक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हमने सेक्शन ऐड किया है, स्पेशली जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 चीजें हम दे रहे हैं यहाँ पे। एक मिलेगा आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल्ड करंट अफेयर, एक मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए, एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दोगे और चेक करोगे कि मुझे कितना बैंकिंग और इकोनॉमी का करंट अफेयर याद है और मुझे और कितना रिवाइज करने की जरूरत है। एक होगी दोस्तों एग्जाम पीडीएफ, जिसमें आपको अपने एग्जाम से पहले सिर्फ एक ही पीडीएफ को उठाना है, जिसका नाम है एग्जाम पीडीएफ। मतलब इसमें हम पूरे जितने भी महीने पास हो चुके हैं, जितने भी दिन जा चुके हैं, उनका सबका करंट अफेयर एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो कंपाइल करते रहते हैं। तो उसी पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो, मतलब एक पीडीएफ से सारे साल का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ चीजें मिलेंगी, मतलब उसमें आपको फैक्ट मिलेगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है रिलेटेड टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्टिव स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होगे, तो इसीलिए हम स्टेट करंट अफेयर भी आपका कवर करेंगे, और हम हर स्टेट और यूटी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टेट करंट अफेयर भी यहां से अपना प्रिपेयर कर लोगे। तो इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर है। सिर्फ अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके बाद जो है वो 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप यहां से ले सकते हैं। और उसमें गाइस प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक जरूर करें, खुद सरप्राइज हो जाएंगे। उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप #10 कोड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो गाइस आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो, support@affairscloud.com पे आप इसको जा सकते हो, वहां से आप हमें ईमेल कर सकते हो, आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप किसी भी वीडियो में कमेंट करें, तो अगर कमेंट करोगे तो मेरे पास पहुंच जाएगा, और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स के यार मतलब आजकल आंसर दे रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेरी जो है वो आपकी रह ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर 28 अप्रैल 2021 का। लेकिन मुझे सारे बच्चों से यही उम्मीद है कि यार वो लाइक जरूर करेंगे, जैसे ही वीडियो को देखते हैं लाइक जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, और साथ ही साथ शेयर जरूर करना है। अगर आपने अपने अलग अलग चैनल्स हैं, आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो उसमें जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु वन गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया इन द 2020 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। देखो इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये चैंपियनशिप कौन सी कंट्री ने होस्ट की है, तो ये दोस्तों की है उज्बेकिस्तान ने। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको उज्बेकिस्तानी ऑप्शन में देगा, वो आपको ताशकंद भी देख सकता है, मतलब एग्जैक्टली प्लेस जो है वो कौन सा है, ताशकंद, जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। तो इंडिया ने दोस्तों 2 मेडल जीते हैं टोटल। एक मेडल जो है वो गोल्ड है, इसमें एक ब्रॉन्ज है, मतलब सिल्वर नहीं जीता, एक गोल्ड है
एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहां पे एग्जामिनर मतलब मैंने पूछ लिया आपको कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है जिली दल बेहारा। तो याद रखना है जिली दला बेहारा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 45 केजी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। और याद रखना है ये 2020 की है दोस्तों, 2020 में ये उज्बेकिस्तान में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में हुई है और अप्रैल के महीने में इसको आयोजन किया गया। नेक्स्ट दूसरा नाम आप देख रहे हो मीराबाई चन्नू, इन्होंने जो है वो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने 49 केजी कैटेगरी में ये मेडल जीता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जिल्ली दिल बहारा या फिर मीराबाई चन्नू या साइखोम मीराबाई चन्नू, ये दोनों वोमेन है। मतलब यार आप कह सकते हो कि वोमेन जो लड़कियां हैं उन्होंने पैर पसार लिए हैं, उन्होंने जो है वो इसको जीता है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। नेक्स्ट एक नाम आप यहां पे देख रहे हो सचिन साइवाज, हमने कल ही इस न्यूज को कवर किया है कि इन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है पोलैंड के अंदर, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मतलब टोटल 8 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, उसमें भी 7 लड़कियां थी और एक जो है वो लड़का था जिसका नाम क्या है? सचिन साइवाज। ये कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। ऐसे ही जहीली देला बेहरा कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं दोस्तों ओडिशा से। और साइखोम मीराबाई चन्नू जो कि एक बहुत ही फेमस नाम है, ये कहां से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहां पे आप फोटो भी देख सकते हो। इंडिया जहीली देला बेहरा विंस हर मिडन गोल्ड मेडल एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। और ब्रॉन्ज किसने जीता है, गोल्ड किसने जीता है, दोनों आपको याद रहने चाहिए क्योंकि 2 ही हैं इसमें। तो लाइक लास्ट हमने क्वेश्चन किया था बॉक्सिंग फेडरेशन का, तो उसमें उन्होंने बहुत से मेडल जीते, तो सबका याद करने की जरूरत नहीं, उसमें सचिन का नाम ही याद रखना है। और ये चैंपियनशिप दोस्तों किसने आयोजन इसका करवाया है? इसका आयोजन हुआ है एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन है तो उन्होंने इसको करवाया। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? दोहा के अंदर। दोहा किसकी कैपिटल है? कतर की। तो याद रखेंगे कतर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 का फुटबॉल का मेंस जो वर्ल्ड कप है वो कहां पे होना है? कतर के अंदर होना है। और एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है मोहम्मद यूसुफ। तो याद रखेंगे मोहम्मद यूसुफ इसके प्रेसिडेंट है। तो काफी न्यूज कवर कर चुके हैं हम इसके अंदर। तो 2-3 बातें, कहां पे हुई है चैंपियनशिप, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है, ब्रॉन्ज किसने जीता है, ये 2020 की है। और साथ ही साथ आपने याद रखना इसको करवाया किसने, ये 3 चीजें आपकी याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच मूवी वन द बेस्ट पिक्चर इन 93rd अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2021। तो 2021 के ऑस्कर अनाउंस हो चुके हैं। 93rd अकेडमी अवार्ड्स मतलब नंबर कौन सा है? 93rd है, ये याद रखेंगे। तो आपने 4 चीजें इसमें खासतौर से याद रखनी होती है। कौन सी? बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, और साथ ही साथ बेस्ट फिल्म कौन सी है। तो आपको यहां पे क्वेश्चन में बेस्ट पिक्चर तो पूछ ही लिया गया। बेस्ट पिक्चर का आंसर क्या होगा? नोमैडलैंड। क्या होगा दोस्तों आंसर? नोमैडलैंड। बहुत ही फेमस मूवी है, बहुत ही प्राइज जो है वो इन्होंने जीते हैं। इवन जो मैं आपको बता रहा हूं 4 चीजें आपने जो याद रखनी है, इसमें से 3 चीजों के प्राइज जो है वो सिर्फ किसने जीते हैं? नोमैडलैंड मूवी ने ही जीते हैं। तो बिल्कुल याद रहेगा। यस, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दोस्तों उन्होंने जीता है जिन्होंने नोमैडलैंड को क्या किया है? डायरेक्ट किया है। जिनका नाम जो है वो बेसिकली क्या है? जिनका नाम है क्लोई ज़हाओ। बहुत ही फेमस जो हैं वो डायरेक्टर हैं क्लोई ज़हाओ। और ये मतलब आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि इन्होंने इसके अंदर जो हैं ये मतलब जो ऑस्कर 2021 है इसके अंदर इन्होंने 3 अवार्ड जीत लिए इनकी मूवी ने। एक तो बेस्ट पिक्चर का मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्होंने खुद जीत लिया, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दोस्तों इसी मूवी में काम करने वाली जो है वो एक्ट्रेस ने किया है, जिनका नाम जो है वो बेसिकली क्या है? फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन उससे पहले आप ये ऑप्शंस जो हैं वो जरूर चेक कर लें। जैसे कि आपको दूसरा दिख रहा है द फादर। जो द फादर जो है वो बहुत ही फेमस मूवी रही है, लेकिन इनके जो एक्टर थे एंथनी, याद रखेंगे एंथनी गोंजाल्विस की बात नहीं कर रहा, एंथनी हॉपकिंस की बात कर रहा हूं। बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं एंथनी हॉपकिंस। इनकी एज भी बहुत ज्यादा 83 ईयर्स ओल्ड है। ये एक्टर थे द फादर मूवी के। ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं दोस्तों। क्या जीते हैं? बेस्ट एक्टर। माई ऑक्टोपस टीचर दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के तौर पे जो है वो अवार्ड मिला है। सोल मूवी को बेस्ट एनिमेटेड मूवी का जो है अवार्ड मिला है। तो ये सारे याद रखने हैं कि ऑस्कर के अंदर किसको कौन सा अवार्ड मिला है। यहां पे आप देख सकते हो क्लोई ज़हाओ, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। आप यहां पे देख रहे हो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, इनको जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नोमैडलैंड के लिए ही। और एंथनी हॉपकिंस, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कौन सी मूवी के लिए? द फादर मूवी के लिए। और यहां पे आप देख सकते हो ये अवार्ड की नॉमिनेशन जो है वो प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने जो है वो इसको अनाउंस किया था मार्च के अंदर। और नोमैडलैंड जो है वो डायरेक्ट की थी क्लोई ज़हाओ ने, और इनको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सर एंथनी हॉपकिंस, मूवी है द फादर।
और बेस्ट एक्ट्रेस फ्रेंसिस मैकडॉर्मेंट, याद रखना है फ्रेंसिस मैकडॉर्मेंट, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिर से मूवी नोमैडलैंड आ चुकी है। और इरफान खान और कॉस्ट्यूम डिजाइनर बानू आथिया को जो है, जो जिनका देहांत हो चुका था 2020 में, उनको याद किया गया इस अवार्ड्स के अंदर इन मेमोरियम। तो उनके नाम से जो है वो इनको श्रद्धांजलि जो है वहां पे ऑस्कर्स के अंदर दी गई। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से दो बंदों को इंडिया की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है वहां पे, इरफान खान और बानू आथिया को, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बानू आथिया। तो आपने इसमें 6 चीजें याद रखनी है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर, एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल आपने याद नहीं रखना, बेस्ट एक्ट्रेस जरूर याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, मूवी जो है वो फेयर होगी नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर क्लोई ज़हाओ नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री माई ऑक्टोपस टीचर, एनिमेटेड फिल्म बेस्ट सोल। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बिल्कुल याद रखना है। और आपने ये भी याद रखना है कि ये जो ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों, ये किसकी तरफ से दिए जाते हैं, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से दिए जाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां में मिलेगा, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मिल जाएगा। और इसमें जो आप नाम देख रहे हो एंथनी हॉपकिंस, ये जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सबसे ओल्डेस्ट बेस्ट एक्टर, क्योंकि ये 83 ईयर्स ओल्ड है। अगर आप यहां पे देखोगे, स्लाइड में देखा होगा तो 83 ईयर ओल्ड है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट कवर कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थे ऑस्कर अवार्ड। इंडिया वाज रैंक्ड ऑन व्हाट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ 2020 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020। तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिन कंट्रीज ने मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है उनकी रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है। तो जब भी कोई रिपोर्ट आती है, 3 चीजें याद रखनी है कि कौन सी कंट्री टॉप है, किसने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और इंडिया का स्थान जो है वो उसमें कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश किसने किया है। तो इस रिपोर्ट को दोस्तों पब्लिश किया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, सिप्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिप्री का जो मीनिंग है वो बेसिकली क्या है। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम, लिख लो अगर इसको लिखना है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोबारा से बोल रहा हूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, स्टॉकहोम के अंदर। तो इसको पब्लिश तो किया, और टॉप स्थान जो है, मतलब पब्लिश तो इन्होंने कर दिया, लेकिन टॉप स्थान किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा मिलिट्री के अंदर अपनी लगाते हैं, इसलिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री जो है वो माना जाता है। $778 बिलियन, मतलब इतना पैसा जो है इन्होंने सिर्फ मिलिट्री के ऊपर जो है वो खर्च किया है। और इंडिया का स्थान जो है वो दोस्तों तीसरा है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ जो है वो 72.9 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $73 बिलियन जो है वो खर्च किए हैं, और यूएसए ने 778। मतलब अगर आप देखोगे 10 गुना से भी ज्यादा का डिफरेंस है इंडिया और यूएसए के मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। तो आप पूछ रहे हो दूसरा स्थान किसका है। दूसरा स्थान दोस्तों इसके अंदर है चाइना का, जिन्होंने ऑलमोस्ट $252 बिलियन जो है, मतलब $250 बिलियन जो है वो पैसे खर्च करते हैं अपने मिलिट्री के ऊपर। इंडिया का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। तो ये याद रखना है दोस्तों कि किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। दोबारा से बता रहा हूं, इसको सिप्री ने जो है वो पब्लिश किया है। तो इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है 2020 का, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यह दावा किया गया है। और इंडिया ने इतना पैसा खर्च किया, थर्ड हाईएस्ट रैंक है, और यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड का हाईएस्ट है, क्योंकि इंडिया जो है वो जितना भी पूरे ग्लोबल लेवल पे पैसा खर्च होता है उसमें 3.7% जो है वो इंडिया ने खर्च किया, और 39% जो है वो किसने खर्च किया है, यूएसए ने। और अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज, जिसमें यूएसए है, चाइना तो होगा ही दूसरा स्थान, इंडिया का तीसरा हो गया, फिर रशिया हो गया दोस्तों, और उसके बाद हमारे पास आता है यूनाइटेड किंगडम। इन अगर पांचों का मिला ले तो 62% ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा पैसा जो है वो यहीं खर्च करते हैं। मतलब जितना पैसा पूरे ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री के ऊपर खर्च होता है उसमें 62% पैसा ये 5 कंट्रीज जो है वो खर्च करती हैं। तो मतलब बहुत बड़ा पैसा जो है इन 5 कंट्रीज की तरफ से खर्च किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है इस चीज को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिप्रियर वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें एक गुड न्यूज दी थी। वो गुड न्यूज क्या थी कि इंडिया का जो इंपोर्ट है डिफेंस के अंदर, आर्म्स के अंदर स्पेशली, वो 33% रिड्यूस हो गया। तो हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं किया था। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया था कि इंडिया मेक इन इंडिया या सेल्फ रिलायंट भारत के ऊपर बात कर रहा है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो है वो किसको अपॉइंट कर दिया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व ऑफ इंडिया का। तो आंसर क्या होगा, अजय सेठ होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा, अजय सेठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा,
क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। अजय सेठ, और अजय सेठ वैसे भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी जो है इस टाइम पीरियड पे काम कर रहे थे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहे थे। इससे पहले ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए थे वो कौन थे? तरुण बजाज, जो आप पहली ऑप्शन देख रहे हो तरुण बजाज, जिनको रिसेंटली जो है वो टेम्परेरी रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो लगाया गया है। तो वो जो है वो इस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे थे। तो अब उनको हटा के अजय सेठ जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो ये अपना चार्ज जो है वो इन्होंने संभाला था इकोनॉमिक अफेयर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो अभी अप्रैल में ही संभाला था। तो मतलब उसी पोजीशन के साथ जो है वो इसको भी क्या करेंगे, साथ में हैंडल करेंगे। तो बिल्कुल याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक बॉडी है आरबीआई की, जो कि आरबीआई के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये इसका जितने भी मेंबर्स होंगे, इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 साल का होता है। लेकिन इनके डायरेक्टर्स की जो संख्या है दोस्तों वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। जो ऑफिशियल होते हैं वो तो आरबीआई के ही होते हैं, मतलब एक आरबीआई के गवर्नर, बाकी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। लेकिन इस टाइम पीरियड पे आरबीआई के सिर्फ 3 ही डिप्टी गवर्नर है, क्योंकि बीपी कनमुगो जी तो मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास मिशेल देबापात्रा जी हैं, एम राजेश्वर राव जी हैं, महेश कुमार जैन जी हैं। लेकिन 3 डिप्टी गवर्नर हो गए, एक गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये हो गए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। दोस्तों गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है डायरेक्टर्स को, और 10 जिसमें से डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स को। अलग अलग सेक्टर्स का मेरा यहां पे मतलब है जो इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, या 2 सेक्रेटरीज होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जैसे अजय सेठ हो गए। और इसी के साथ 4 डायरेक्टर जो हैं वो लोकल बोर्ड से होते हैं। 4 डायरेक्टर जो हैं वो 4 लोकल बोर्ड से होंगे। तो इस तरह से इसका जो है वो काम किया जाता है। और साथ में आपने यहां पे याद रखना है अजय सेठ जी का फोटो, ताकि आपको लंबे समय तक जो है वो न्यूज जो है वो याद रहे। लेकिन दोस्तों यहां पे बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे शरद गोखलानी, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट कौन से बैंक का? प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। मातम वेंकटराव हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तरुण बजाज तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तरुण बजाज को क्या लगाया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हाउ मच टेन्योर इज फिक्स्ड बाय आरबीआई फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर फुल टाइम डायरेक्टर्स टू होल्ड देयर पोस्ट इन द बैंक। तो एक बहुत ही सर्कुलर बड़ा पास कर दिया आरबीआई ने कि जितने भी डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं किसी भी बैंक के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं किसी बैंक के, तो वो अपनी पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए रह सकते हैं? 15 साल तक रह सकते हैं, या फिर उनकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 70 साल हो सकती है। ये कंडीशन जो है वो उन्होंने लगा दी है। लेकिन साथ में 1-2 कंडीशन उन्होंने और बता दी हैं कि 15 साल तक जो है वो टेन्योर हो सकता है किसी भी एमडी और सीईओ का। तो या तो 15 साल का टेन्योर होगा, अगर दोबारा से रीअपॉइंटमेंट करनी है सेम बैंक के अंदर 15 साल पूरे करने के बाद, तो 3 साल का गैप होना चाहिए। और इन 3 सालों के अंदर वो किसी भी बैंक के साथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर वो उसी बैंक के प्रमोटर हैं या मेजर शेयर होल्डर हैं तो उनका टाइम पीरियड 12 साल का होगा, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फिर कितने टाइम पीरियड के लिए? 15 साल के लिए। अपर एज लिमिट कितनी होगी? 70 साल होगी, 70 ईयर्स होगी, लेकिन इससे पहले भी उनको रिटायर किया जा सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का होगा, लेकिन 3 साल बढ़ाया जा सकता है, मतलब रीअपॉइंटमेंट उनको की जा सकती है, लेकिन 3 साल के गैप के बाद। और वो कितना होगा गैप, तो वो आप कह सकते हो कि वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए रीअपॉइंटमेंट की जाएगी। और अपर एज लिमिट कितनी होगी? 70 साल। ये याद रखना दोस्तों, ये आरबीआई की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए और फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स के लिए होगा। लेकिन ये उन फॉरेन बैंक्स के ऊपर नहीं होगा जिनकी ब्रांचेस यहां पे काम कर रही हैं, उनके लिए नहीं होगा। जिनके हेडक्वार्टर बाहर हैं लेकिन ब्रांचेस यहां पे है, वो नहीं, मतलब उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ उनके ऊपर होगा वो फॉरेन बैंक्स जिनकी यहां पे सब्सिडरीज हैं, मतलब जिनके यहां पे यूनिट्स लगे हुए किसी और बैंक के नाम से, लेकिन वो चल उन्हीं के बैंक से रहे हैं, तो उनके लिए अप्लाई होगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स, ये आपने जो है वो बिल्कुल याद रखना है। और आरबीआई के बारे में दोस्तों हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, और साथ ही साथ आप बात कर चुके हो कि आरबीआई के 3 जो है वो अभी क्या है? डेप्टी गवर्नर है। और कुछ इसमें है नहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट जो आपके साथ डिस्कस करना है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जैपनीज स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स हैज अपॉइंटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एसिक्स आपको सबको पता है, बहुत ही फेमस जो है वो शू मेकिंग कंपनी है और जापान की है, ये याद रख सकते हो यहाँ पे। और किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? रविंदर जडेजा जी को अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है? रविंदर जडेजा जी को। और अगर बॉलीवुड से मैं नाम लूंगा तो टाइगर श्रॉफ जो है वो ऑलरेडी एसिक्स के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, आप स्मृति मंदाना का नाम याद रख सकते हो। इनको इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक कंपनी है प्लेयर्स स्पोर्ट, याद रखना है, प्लेयर्स स्पॉट, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन ये भुवनेश्वर कुमार के साथ बनाया गया है। तो स्मृति मंदाना। सौरव गांगुली जी का पता ही आपको, बहुत सी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरव गांगुली, जैसे कि बंगाल पियरलेस एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसका बनाया गया है। इनको एक क्लास प्लस जो एजुटेक कंपनी है, आप एप्लीकेशंस बनाती है, तो उसके लिए भी इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट एक नाम आप यहाँ पे देख रहे हो किसका? शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शार्दुल ठाकुर जी को वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर, टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो स्वैग में खड़े हुए हैं रविंद्र जडेजा जी, तो उनको बनाया गया एसिक का ब्रांड एम्बेसडर। और टाइगर श्रॉफ भी है ऑलरेडी, ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जापान में है। तो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लेकिन यार वीडियो को लाइक करना है, 700 प्लस लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सके, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी साइंड MOU विद विच रेलवे जोन फॉर बेटर ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। मतलब यार ये रेलवे जोन जो है वो अपने ऑपरेशंस को और अच्छा करना चाहता है, मेंटेनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और अपने रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहता है। किसकी हेल्प से? IIT गुवाहाटी की हेल्प से। मतलब IIT गुवाहाटी का जो एक्सपीरियंस होगा, जो उसकी फैकल्टी है, उसकी एक्सपर्टीज है, इनोवेशन है, उसको यूज करेगा ये रेलवे जोन। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल रेलवे जोन कितने हैं पूरे इंडिया में? 18 हैं। अभी भी बच्चे काफी 17 लिखाते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2019 के लास्ट में या 2020 के स्टार्टिंग में एक रेलवे जोन नया ऐड कर दिया गया था। वो कौन सा था? साउथ कोस्ट रेलवे था। कौन सा था? साउथ कोस्टल रेलवे जो है वो ऐड कर दिया गया था, वो विशाखापट्टनम था। तो 18 रेलवे जोन है दोस्तों। तो अगर हम ऑप्शन के अंदर हेडक्वार्टर देख लें रेलवे जोन्स का, जो भी हमारे पास है ऑप्शंस, तो आप यहां से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो एक बार हम इसको पता करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का अगर आप देखोगे हेडक्वार्टर कहां पे है? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का आपको मिलेगा गोरखपुर के अंदर। तो गोरखपुर आंसर हो गया। फिर आ गया नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, इसका आपको मिलेगा गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दोस्तों जयपुर में है, जयपुर मतलब राजस्थान। नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है वो कहां पे है? हुबली के अंदर है। तो अगर हुबली के अंदर है, ये कर्नाटका में है, तो गुवाहाटी के पास गुवाहाटी ही रहेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी आंसर जो है वो दोस्तों इसका आपको मिल जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए जो है वो किसका हेल्प लेगा? IIT गुवाहाटी का जो है वो हेल्प लिया जाएगा। लेकिन आपने इसमें एक चीज याद रखनी है कि टोटल रेलवे जोन 18 है दोस्तों, ये याद रखना है साथ में। तो IIT गुवाहाटी साइंस MOU टू इंप्रूव मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। और इससे क्या होगा कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट जितने भी इनके चल रहे होंगे उनको इंप्रूव किया जाएगा, मेंटेनेंस को इंप्रूव किया जाएगा, जितने भी ट्रेनिंग रनिंग ट्रेन्स हैं उनके ऑपरेशन को और बढ़ाया जाएगा, और फील्ड वर्क में भी जो है सहयोग दिया जाएगा। और IIT गुवाहाटी ने ये कहा है कि वो सारे स्टेशन को जो भी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन के अंदर आते हैं उनको प्लास्टिक फ्री कर दिया जाएगा, और उनके अंदर जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज किया जाएगा, जो कि एनवायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होगा। और इनको IIT गुवाहाटी जो है वो हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की जो भी कर्मचारी होंगे उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे अलग अलग एरिया में, ताकि वो अपने एरिया या अपने रेलवे जोन को जो है बेहतर बना सकें। तो ये बिल्कुल जो है वो आपने क्या रखना है, याद रखना है। टोटल रेलवे जोन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, हमारे पास ईस्ट है, ठीक है। जैसे नॉर्थ का कौन सा है? दिल्ली है। साउथ का कौन सा है? चेन्नई है। ईस्टर्न कौन सा है? कलकत्ता है। वेस्टर्न जो है वो चर्च गेट है। ऐसे ही फिर नॉर्थ ईस्ट इस तरह से मिल जाएंगे, फिर आपको सेंटर में मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 18 रेलवे जोन जो है वो आपको मिल जाएंगे। IIT गुवाहाटी का आपको पता ही है कि IIT गुवाहाटी का जो हेडक्वार्टर है वो मतलब लोकेशन जो है वो असम में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी फॉर द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद एक्सपर्ट्स टू नो अबाउट वेल्थ टॉपिक्स। तो लोगों की यार शिकायत रहती है कि हमें समझाने के लिए कोई नहीं है वेल्थ टॉपिक्स के ऊपर, कि IPO क्या होता है, IPO के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन इस कंपनी ने दिया है कि आप यार हमसे इंटरेक्ट करें,
हमारी कम्युनिटी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल के थ्रू हम जो है वो सेशन किया करेंगे 30 से 60 मिनट का। तो उस सेशन के अंदर हम आपको बताया करेंगे कि किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या इन्वेस्टमेंट का फंडा है, किस तरह से फिक्स्ड इनकम ले सकते हो, गोल्ड क्या है, स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब ये सारी वेल्थ से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। और ये कंपनियां दोस्तों कौन सी? पेटीएम। तो पेटीएम ने ऑर्गेनाइज किया है, वो कहते हैं कि हम वेल्थ कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और यंग इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करेंगे और अपने डाउट्स वो क्लियर कर सकते हैं कि आईपीओ क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक्स, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, पर्सनल फाइनेंस, ये सारी चीजों में किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। और पेटीएम की आपको पता ही है यार कि पेरेंट कंपनी जो है वो कौन सी है, वो है 197 कम्युनिकेशन, जिसको ओसीएल लिमिटेड भी कहा जाता है। तो पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी भी जो है वो उसी की तरफ से ओन की जाती है, तो बिल्कुल याद रहेंगे। और ये पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो 30 से 60 मिनट के लाइव सेशंस हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में लिए जाएंगे, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, एक्सपर्ट्स इसमें इंटरेक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके सिर्फ ये उन्हीं यूजर्स के लिए रह जाएगा जो कि केवाईसी नॉर्म्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, जिसके लिए बीटा वर्जन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो है वो सिर्फ वहीं जो है वो लोग इसके अंदर आ सकते हैं। और पेटीएम के बारे में मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता ही होगा कि हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, नोएडा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 2010 में हुई थी और इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा, जो आजकल इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ऑन ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम। तो एक इंडेक्स जो है वो बनाया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स करके, और ये इस कंपनी का दूसरा ऐसा निफ्टी करके जो है वो इंडेक्स है जिसके अंदर वो पैसा डालेंगे और इसमें जितनी भी कंपनीज है सब में पैसा जो है वो 100% इन्वेस्ट जो है वो किया जाएगा। मतलब एक तरह से ये म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं इस स्कीम के अंदर वो सारी की सारी में ये पैसा लगा दिया जाएगा। और ये है दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है उसमें 100% पैसा जो है वो सारा का सारा सिक्योरिटीज में लगा जाएगा, जो भी इंडेक्स के अंदर 50 कंपनी जो है वो क्या होंगी, लिस्टेड होंगी। तो ये याद रखना है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से किया गया। और ये एसबीआई का पहली बार नहीं है, दूसरी बार है कि वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को लॉन्च किया। उन्होंने पहले भी इसी नाम से किया था, लेकिन उसमें जो है वो ये 50 वर्ड नहीं था। उन्होंने पहले लॉन्च क्या किया था, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, क्या किया था, इंडेक्स फंड। अब उन्होंने 50 कर दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया और इसमें आप भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली बेसिस पे आप एक राशि जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, हर साल, हर महीने, हर वीक, जिस भी हिसाब से आपने डालना है। और 5,000 रुपये जो है वो इसकी एप्लीकेशन फीस है। तो इस तरह से आप इसमें ऐड हो सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने तो यार क्वेश्चन कवर करना है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है। और रिसेंटली एसबीआई के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इन्होंने एक जो है वो नया फंड ऑफ फंड जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, एसबीआई इंटरनेशनल असेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड। और इसका मतलब जितना भी पैसा इस फंड के अंदर आएगा वो सारा का सारा जो है वो यूनाइटेड स्टेट मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके अंदर जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तौर पे यूज किया जाएगा। और ये मार्च 15 तक जो है वो ऑफर था, बंद हो चुका है। अब इसके अंदर जितना पैसा आ चुका है वो अब आगे जाके इन्वेस्ट किया जाएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में याद रखना है, ये केवल एसबीआई का नहीं है, मतलब ये ज्वाइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और एक कंपनी है यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम है अमुंडी। तो उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था और 1987 में इसको बनाया गया था। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं विनय तोनसे। तो याद रखेंगे, विनय तोनसे जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन क्या है, ए पार्टनर फॉर लाइफ, ए पार्टनर फॉर लाइफ, ये इसकी क्या है, टैगलाइन है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और इसको याद रखना है, दिस स्कीम वुड अलाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज कवर्ड बाय द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। जितनी भी सिक्योरिटीज इसके अंदर आएंगी सबके अंदर ये पैसा लगा सकते हो। और ये 25 साल जो है वो नेशनल इस निफ्टी नेक्स्ट 50 ने जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसको भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये इंडेक्स जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसका नाम था निफ्टी नेक्स्ट 50। और इसको 22 अप्रैल 2021 में 25 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये 22 अप्रैल 1996 में लॉन्च किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पे अगला है, पद्मश्री अवॉर्डी मंजूर एहतेशम पास्ट अवे। वो किस बात के लिए जो है वो फेमस थे? तो पहले तो अपने नाम याद रखना है, मंजूर एहतेशम।
और वो क्या थे दोस्तों, बहुत ही फेमस हमारे पास क्या थे, हिंदी राइटर थे। तो याद रखना है क्या थे, हिंदी राइटर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइटर। और कई बार एग्जामिनर लैंग्वेज पूछ लेते हैं तो हिंदी। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से क्या करते थे, बिलोंग करते। तो इसमें एक कोइंसिडेंट बताना चाहूंगा, मे बी कोइंसिडेंट हो। तो इन्होंने एक ना मतलब स्टोरी लिखी थी जिसका नाम क्या था, रमजान में एक मौत। रमजान में एक मौत, एक मौत। और आपको पता है कि आजकल भी जो है वो कौन सा महीना चल रहा है, रमजान चल रहा है, और इनकी डेथ भी इसी टाइम पीरियड पे हुई है। तो मतलब ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि उन्होंने लिखा था तो मतलब उनको शायद नहीं पता होगा कि उनकी भी डेथ जो है वो रमजान में ही होगी। तो राइटर हैं, हिंदी राइटर, और इनको बहुत से अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं। इवन इनको आप देख रहे हो कि पद्म श्री जो है वो इनको मिल चुका है 2003 में अपनी इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, मंजूर अथेशम का, पास्ट अवे, पद्मश्री, हिंदी लिटरेचर। ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अलायंस व्हिच वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द वर्ल्ड ओशन। तो यार जो हमारा समुद्र का पानी है उसको बचाना है हमने, उसकी डाइवर्सिटी को बचाना है, कम्युनिटी को बचाना है, और 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब जितना पूरा वर्ल्ड का ओशन है उसमें 5% को हमने कंजर्व करना है। 18 मिलियन स्क्वायर मतलब 5% जो है उसको कंजर्व करना है। तो इसके लिए नाम से पता लग रहा है पानी को बचाना है, पानी का रंग ब्लू, मतलब यहां पे आंसर क्या हो गया, ब्लू नेचर अलायंस। ये अलायंस बनाई गई है, और इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है कि ये कौन सी कंट्रीज ने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये किसी कंट्री ने नहीं बनाई, ये 5 अलग अलग एनजीओस ने बनाई। एनजीओ कह लो या ट्रस्टीज कह लो या चैरिटेबल ट्रस्ट कह लो, उन्होंने इसको बनाया है। तो 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो पानी है उसको बचाया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने सालों का ये प्रोग्राम है, 5 साल का ये प्रोग्राम है। 5% पानी के ऊपर काम होगा। इसमें उन कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, 7 ओशन लोकेशन जो समुद्र के किनारे पे बसी हुई हैं, जैसे अंटार्कटिका हो गया, फिजी हो गया, कनाडा हो गया, सेशल्स हो गया, वेस्टर्न इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। तो इन कंट्रीज के ऊपर जो फोकस किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पानी के साथ ये लगती हैं। और 2030 तक का इनका टारगेट है कि हमने एटलीस्ट 30% जो है वो हमने कंजर्व कर लेना है पानी को, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू 2030 तक हमने बहुत से टारगेट्स को अचीव करना है। तो एक टारगेट इसको भी हम लेके चलेंगे और इसको भी अचीव करेंगे। और इसमें उस देश की गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, इंडिजिनियस पीपल, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन के साथ जो है वो काम किया जाएगा। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस जो साथ दे रही हैं, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप था जिन्होंने इसको बनाया, जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, पीयू चैरिटेबल ट्रस्ट है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है, द रॉब एंड मेलानी वॉल्टन फाउंडेशन है, और भी मतलब 5 इसमें पार्टनरशिप्स जो है वो की गई हैं, लेकिन कोई कंट्री इसमें पार्टनर नहीं है। तो सिर्फ पानी को कंजर्व करना है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वाज अवॉर्डेड विद वेक्लॉव हेवल ह्यूमन राइट्स प्राइज। तो बहुत से बच्चे इसको पहली बार सुन रहे होंगे, तो लेकिन आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये किस एफर्ट्स के लिए दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो उसके लिए जो है वो दिया जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी चौड़ी राशि जो है वो दी जाती है, 60,000 यूरो जो है वो इसमें प्राइस दिया गया। अब यूरो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, पेस। पेस का मतलब पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। तो इसका मतलब यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देती है, इसलिए इसका प्राइस 60,000 यूरो मतलब ऑलमोस्ट 53 लाख रुपीस जो है वो इसमें दिए जाते हैं। और ये अवार्ड मिला है सऊदी अरेबिया के एक बहुत ही फेमस लेडी जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम क्या है, लाउजेन अल हथलोल। तो याद रखना है लाउजेन अल हथलोल, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन आप इसको याद जरूर रखेंगे। सऊदी अरेबिया से हैं, इन्हीं की एफर्ट के कारण वहां पे जो है वुमेन को ड्राइविंग के ऊपर जो है वो बैन क्या किया गया था, बंद किया गया था। तो इसी रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो है वो इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो बिल्कुल याद रहेगा, नाम याद रखना है, इसमें अवार्ड याद रखना है, वक्लॉव हेवल ह्यूमन राइट्स प्राइज, तो इसको याद रखेंगे। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ये भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे एक नाम देख रहे हो, किसका देख रहे हो नाम, यहां पे रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन को रिसेंटली एक प्राइज दिया गया था, फर्स्ट प्राइज इन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। याद रखना है, फर्स्ट प्राइज इन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, पीपल्स चॉइस अवार्ड कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट आप एक नाम देख रहे हो, चेस प्लेयर हैं, मतलब कोनेरू हम्पी, इंडियन चेस प्लेयर, बहुत ही फेमस नाम, और इनको मिला है मतलब बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक नाम और जो कि प्रेसिडेंट है नाइजर के, जिनका नाम है मोहम्मदो इजोफो। तो याद रखना है मोहम्मदो इजोफो, इनको मिला था 2020 का इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है नाइजर के। तो ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्विमर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉन कोनार्ड्स पास्ड अवे, ही वाज बिलोंग टू विच कंट्री।
तो मतलब इनका देहांत हो गया, कॉनरेड्स का, जॉन कॉनरेड्स। तो इनका देहांत हो गया, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, मतलब कौन सी कंट्री के स्विमर थे, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे एज ए स्विमर। तो ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते थे। याद रखना आपने, किसको रिप्रेजेंट करते थे, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते थे। और वैसे ये बिलोंग करते हैं लातविया से, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए और वहाँ पे इनको जो है वो सिटीजनशिप मिली, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 1956 ओलंपिक्स जो कि मेलबर्न में हुए थे, वहाँ से इन्होंने अपने स्विमिंग करियर की जो है वो शुरुआत की थी। और इन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते थे। आप यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हो, जॉन कॉनरेड्स, 78 की एज में इनका देहांत हो गया। तो 1500 मीटर में गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 1960 की समर ओलंपिक्स रोम से जो है वो शुरुआत की, और पहले मेडल जो है वहां पे जीते। फिर 3 गोल्ड मेडल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया एट द ब्रिटिश एम्पायर एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स कार्डिफ में, वेल्स में इन्होंने जीते। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फ्री स्टाइल टाइटल, हर टाइटल जो इन्होंने जीता हुआ 1959 में। मतलब बहुत ही बड़े प्लेयर हैं स्विमिंग कैटेगरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के। और इवन इसलिए इनको स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में भी रखा गया, जो 1985 में इनको उसका पदवी जो है वो मिली थी। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, जॉन कॉनरेड्स, स्विमर हैं बहुत फेमस और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन यार वीडियो को लाइक करना है, 700 प्लस लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो इसमें क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड वेलनेस इन लद्दाख। तो एक डिफेंस के यूनिट ने इसको तैयार किया और उसका नाम क्या है, इंडियन आर्मी। जो कि नए जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप कह सकते हो जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू जो है वो उनको जो है वो पढ़ाया जाएगा, उनको जागरूक जो है वो किया जाएगा, ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एजुकेशन पर्पस पे भी और नौकरी के पर्पस पे भी जो है वो अपना काम हासिल कर सके। इंडियन आर्मी की तरफ से उनका एक ग्रुप होगा जो इसको लीड करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडियन आर्मी इनिशिएट्स लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। और फायर एंड फ्यूरी कॉप्स जो कि इंडियन आर्मी के ग्रुप है, वो इसको इनिशिएट करेगा, जिसका नाम रखा है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट, टेक केयर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस सेंटर इन लद्दाख। लेकिन ये अकेले नहीं करेंगे, इसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी जो है वो क्या देगा, साथ देगा। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। जो डिसएडवांटेज लद्दाखी स्टूडेंट्स हैं, जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रही है, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, और बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है वो उनको जो है वो पढ़ने का मौका जो है वो वहां पे मिल जाएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं कर रही है या फायर एंड फ्यूरी कॉप्स नहीं कर रही है, ये सिर्फ HPCL जो है वो साथ दे रहा है। इसमें पहले बैच में 20 लड़कियों को चुना जाएगा, 20 लड़कियों को चुना जाएगा, और टोटल 45 स्टूडेंट्स होंगे जो कि लेह और कारगिल से बिलोंग करेंगे, क्योंकि 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको JEE और नीट की तैयारी करवाई जाएगी। मतलब उनको फ्यूचर इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। अब 15 दिन का टाइम लिया गया है इसमें, कि 15 दिन के अंदर जो भी ट्रेनर्स होंगे या जो भी टीचर्स होंगे उनको हायर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाएगा, उसके बाद इसको स्टार्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसमें HPCL जो है वो साथ दे रहे हैं। HPCL का हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश कुमार। याद रखना है, मुकेश कुमार। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, फिर से एक न्यूज़ है हमारे पास। आपने सिर्फ इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेना है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे चांसेस कम है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 17 मिलियन टन्स जो है वो मस्टर्ड की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी है हमने 2025-26 तक। ये हमारा जो है वो ऑलरेडी टारगेट जो है वो सरकार ने रखा हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से टारगेट रखा गया है, और 17 मिलियन तक बढ़ाना है। हमारा अभी तक जो 2021-22 में प्रोडक्शन का टारगेट है वो 7.58 मिलियन तक का है। तो मतलब हम इसको बढ़ा लेंगे, और इसके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है कि मस्टर्ड कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए। जो राइस फैलो एरिया जहां पे अभी राइस की कल्टीवेशन नहीं हो रही, वहां पे मस्टर्ड को उगाया जाए, फायदा होगा। हमने जो है वो इंटरक्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करना है। तो इस तरह से हमने जो है वो इसको फोकस करना है। और आपको पता है राजस्थान सबसे ऊपर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 40% जो मस्टर्ड प्रोडक्शन है वो राजस्थान में होता है, और हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। और दूसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। आपस में नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो याद रख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता है, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, मोरेना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर में पहला पॉइंट है, जस्टिस राजेश बिंदाल अपॉइंटेड कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस। तो स्टेट हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो आप मतलब 25 हाईकोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में, तो सबके चीफ जस्टिस याद नहीं करेंगे, ना ही हमने कलकत्ता का याद रखना है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो आपने याद रखना है सबसे
सबसे पहला हाई कोर्ट 3 प्रेसिडेंसीज में ओपन हुई थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू जो है वो इनको ओपन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं मेवालाल चौधरी, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 60। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा क्योंकि यार इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, फिर इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो है वो रिमूव कर दिया गया था, तो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन हाँ, बिहार के स्टूडेंट है तो देहांत हुआ है, तो याद रखना है कि ये तारापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते थे, जो मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एक स्पाई व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया जिसका नाम है ULA डेल्टा 4 हेनरी। तो याद रखना है ULA का मतलब है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, डेल्टा 4 हेनरी जो है वो लॉन्च किया गया। ये एक स्पाई सैटेलाइट है NROL 82 जो कि कैलिफोर्निया से जो है वो लॉन्च किया गया, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्पाई सैटेलाइट होगा, मतलब नेशनल सिक्योरिटी मिशन के लिए जो है वो उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, एक सिंपल क्वेश्चन है, बस ULA डेल्टा 4 हेनरी याद रखना है, एक स्पाई सैटेलाइट याद रखना है। नेक्स्ट, वनवेब लॉन्चेस 36 LEO सैटेलाइट्स फ्रॉम रशिया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि LEO का मतलब क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स वनवेब ने लॉन्च किए हैं, 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और ये रशिया से इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्यों लॉन्च किया गया, ये 36 सैटेलाइट्स काम करेंगी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वनवेब को। तो वनवेब की जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो उन्होंने अलग अलग जगह पे स्टार्ट करनी है, लाइक यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, नदर्न यूरोप, आइसलैंड, आर्कटिक सी, कनाडा, इन जगहों पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज आगे बढ़ाने में 36 सैटेलाइट्स क्या करेंगे, काम करेंगे। और वनवेब आपको पता होना चाहिए कि ये खरीद लिया दोस्तों, भारती एयरटेल ने इसको खरीद लिया है। भारती एयरटेल की कंपनी है नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखना है नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ने, जो कि भारतीय एयरटेल की कंपनी है, उसने 100% स्टेक जो है वो वनवेब का खरीद लिया है। मतलब 10,000 शेयर थे, वो सारे के सारे खरीद लिए वनवेब इंडिया ने। और इनका प्लान है कि 2022 में वनवेब इंडिया जो है इंडिया के अंदर भी फास्टेस्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो वनवेब के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो सुनील भारती मित्तल ही हैं, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट, DRDO डेवलप्स सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों DRDO इंपॉर्टेंट, और इन्होंने एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका काम क्या होगा कि हाई टेम्परेचर या आप कह सकते हो जो हाई एल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर्स जो है वो काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में काम करेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसको इंडिजीनियसली क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और DRDO इसमें साथ दे रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि मैक्सिमम डिफेंस के यूनिट्स यही बना रहे हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसके CMD R माधवन है। DRDO का आपको पता ही है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी जो है वो की जाएगी 50 मिलियन लाइव्स को बचाने के लिए 2023 तक, मतलब 2030 तक, नॉट 23 तक, 2030 तक जो है वो 50 मिलियन लोगों की जान बचाई जाएगी उनकी वैक्सीनेशन करके। जिनको येलो फीवर है, मिजल्स हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी, जो बच्चे या जो लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है। तो इसमें यूनिसेफ साथ देगा, यूनाइटेड नेशन साथ देगा, तो ये सारी चीजें साथ दी जाएंगी। इवन कोविड-19 की वैक्सीनेशन में भी ये जो है वो साथ देगा। तो याद रखना है आपने, यहाँ पे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या था, 27 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फॉरेक्स ऑफ इंडिया। फॉरेक्स ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है। तो बहुत से बच्चों ने गलत भी आंसर दिया, मैंने कमेंट करके उनको बता दिया कि आपका आंसर गलत है। और देखो यार, जो डॉलर में आ गई अमाउंट वो क्या है, हमारे पास फॉरेक्स है। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स तो होंगे ही होंगे। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं IMF के, उसकी भी वैल्यू जो है वो डॉलर से ही एक्सचेंज के मुकाबले देखी जाती है। तो इसका मतलब ये भी डॉलर की फॉर्म है। जो रिजर्व पोजीशन IMF की वो भी SDR के हिसाब से देखी जाती है, जो कि डॉलर के हिसाब से देखा जाता है। तो C भी आंसर सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, D आंसर जो है वो इसका होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, बहुत ही सिंपल है। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का बना, उस टाइम पीरियड पे ये पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई हो रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जो है वो मोनार्की स्टेट थी, तो वहां पे जो है वो प्रिंसली स्टेट के तौर पे उसको जाना जाता था। तो आपको पता है कि वहां पे जो है वो हरि सिंह जो है वो रूल कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर ये फिर इंडियन रेगुलेशन एक्ट कौन सी ईयर में जो है वो अप्लाई हुआ, ये आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिकमेंड करना है सारे बच्चों ने। 700+ लाइक्स चाहिए अगर इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए। और आपको पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आज हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब नए टारगेट्स तो बनते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट के लिए। लेकिन यार मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप इससे भी ज्यादा जो है वो खुल के सपोर्ट करेंगे, और भी ज्यादा लाइक्स प्रोवाइड करेंगे, और भी ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में हम कल से
मतलब आज से हमने स्टार्ट करना था, लेकिन एप्लीकेशन के काम की वजह से आज स्टार्ट नहीं हो पाया। कल से हम जो है वो रिवीजन स्टार्ट किया करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर में। 5 या 6 मिनट में हम पूरे दिन के करंट अफेयर जो है वो वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज किया करेंगे। आज के करंट अफेयर कल रिवाइज करेंगे सुबह, कल के परसों करेंगे, मतलब ऐसे अगले दिन किया करेंगे, ताकि आपको भी टाइम मिल सके कि हमने उसको कर लिया है। तो ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे और पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे। पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है, 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं उसके ऊपर। #10 कोड जो है वो आपने यूज करना है, एक बार चेक जरूर करें, आप खुद सरप्राइज होंगे कि इतने कम प्राइस पे इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमेशा खुश रहें। इस कोविड-19 के टाइम पे खुश रहना, खुश रखना दोनों ही अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं, कोई जोक जो है वो मार सकते हैं उनके ऊपर, किसी भी तरह से जो है वो उनको हंसा सकते हैं। हंसाओगे तो वो भूल जाएंगे यार कुछ क्षण के लिए कि हाँ, हम इस स्ट्रेसफुल टाइम के अंदर से गुजर रहे हैं। तो यही मेरे आपसे निवेदन है कि अपनी और अपनी फैमिली को खुश रखें, क्योंकि आप यार अब जो है वो मतलब बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े हो चुके हो और तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। तो एक ग्लोबल लेवल पे जो है वो आपका जो है वो पढ़ने का आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत हो चुका है। हम देखो यहाँ पे यूएसए की भी बात करते हैं, हम यहाँ पे इंग्लैंड की भी बात करते हैं, तो इसका मतलब आपका एक्सपोजर है पूरे वर्ल्ड का। तो इसका मतलब आप बड़े हो चुके हो, तो आप अपनी जिम्मेवारी को समझें और अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाहर मत जाएं, ये मैं हमेशा कहता हूँ, बाहर मत जाएं। बाहर सिर्फ तभी जाना है जब बहुत 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 ज़्यादा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं, तब जाना है, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं पढ़ना, कभी भी खुश रहें हमेशा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।